डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम फिर पुनर्मूल्यांकन खाते का जो क्वेश्चन है उदाहरण 28 उसको बना करके देखेंगे और समझेंगे कि ये किस प्रकार से बनेगा। क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम में देखेंगे तो उदाहरण के प्रश्नों को भी बोर्ड एग्जाम के प्रश्नों के रूप में जो है दिया जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि क्रियात्मक के प्रश्न ही आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें उदाहरण के प्रश्नों को भी दे दिया जाता है। कभी कभी बीच बीच में आप अधिकतर में भी देखेंगे कि एक उदाहरण के प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोनों को हम मिश्रित रूप से बना करके चलते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। तो उदाहरण क्रमांक 28 में देखिए, आलोक और भूषण साझेदार हैं और क्रमशः 3:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। 31 दिसंबर 1994 को उनका चिट्ठा निम्न है। चिट्ठा यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, इस चिट्ठे में एक तरफ है संपत्तियां और दूसरी तरफ दायित्व है। संपत्तियों में देखिए, हस्ताक्षर होकर प्राप्य, बिल, अधमर्ण मतलब डेप्टर, देनदार बोलते हैं इसी को, और स्कंद, फर्नीचर और भवन। यहाँ पे उत्तमर्ण दे दिया। उत्तमर्ण मतलब क्रेडिटर, लेनदार इसी को बोलते हैं, पूंजी, आलोक, भूषण। ठीक है, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, हमको इसके आधार पे जो 1 जनवरी 1995 को दीपक को निम्न शर्तों पर फर्म में प्रवेश देते हैं। तो दीपक को जो है फर्म में प्रवेश दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा कि दीपक पूंजी के लिए 5500 रुपये देगा। पूंजी के लिए कितना ला रहा है, 5500 रुपये, और फर्म के भावी लाभ में 1/5 भाग के लिए 8000 रुपये ख्याति के देगा। मतलब 5500 रुपये पूंजी का ला रहा है और 8000 रुपये ख्याति का राशि लेकर के आ रहा है। ठीक है। दूसरा में लिखा है कि स्कंद और फर्नीचर का मूल्य 10,000 रुपये से कम किया जाएगा और अप्राप्य ऋण के लिए 5% से संचिति का सृजन किया जाएगा। तो स्कंद और फर्नीचर के मूल्य में कमी हो रहा है, मतलब संपत्ति के मूल्य में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। भवन का मूल्य 20% बढ़ाएगा, मतलब संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रहा है। ठीक है। आवश्यक पंजी प्रविष्टियां दीजिए एवं पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। ठीक। तो इस प्रकार के प्रश्न जो है हमेशा परीक्षा में पूछे गए हैं, बोर्ड परीक्षा में। तो इसको हमको जानना जरूरी है। और इसका पंजी प्रविष्टि कैसे होगा, तो पहला जो पंजी प्रविष्टि होगा, दीपक पूंजी ला रहा है, पूंजी के लिए 5500 और 8000 रुपये ख्याति के लिए। तो हम लिख देंगे रोकड़ खाता विकलन दीपक के पूंजी खाता से और प्रीमियम ख्याति खाता से। पहला जो पंजी प्रविष्टि वही होगा। ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है कि कैश अकाउंट डेबिट टू दीपक कैपिटल अकाउंट और गुडविल अकाउंट, मतलब रोकड़ खाता विकलन दीपक के पूंजी खाता से और प्रीमियम ख्याति खाता से। ख्याति खाता से लिखा, लेकिन आप लिखोगे प्रीमियम ख्याति खाता से करके लिखना है। ठीक है। 13,500 रुपये टोटल, जिसमें से 5500 रुपये पूंजी का और 8000 रुपये जो है ख्याति का, इन दोनों को लिख लेंगे। उसके बाद क्या होता है, इस ख्याति की राशि को हम क्या करते हैं, पुराने जो साझेदार हैं उनके में उनको बांट देते हैं त्याग अनुपात के हिसाब से। तो हम लिख देंगे प्रीमियम ख्याति खाता विकलन आलोक के पूंजी खाता से और भूषण के पूंजी खाता से। आलोक और भूषण दोनों पुराने साझेदार हैं। यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से आलोक और भूषण पुराने साझेदार हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रीमियम ख्याति खाता विकलन आलोक के पूंजी खाता से और भूषण के पूंजी खाता से। ठीक है। अब इस 8000 रुपये की राशि को कैसे बांटेंगे, तो इसी अनुपात में बांटना है। यहाँ पे देखिए 3:1 लिखा है, इसी 3:1 के हिसाब से हमको क्या कर देना है, बांट देना है। ठीक है। ये हो गया। देखिए, तो 3:1, तो 8000 गुणित 3/4 और 8000 गुणित 1/4 करके निकाल लीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है। 3:1 के अनुपात में देखिए बांटा है यहाँ पे। क्लियर। अब ये दोनों चीज़ें हो गई। पहला तो रोकड़ लेके आया पूंजी और ख्याति का, और इस ख्याति की राशि को हमने आलोक और भूषण के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया। ये दोनों पंजी प्रविष्टि आप कर लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो तीसरा पंजी प्रविष्टि होगा, वो इसका फर्नीचर का मूल्य में 10% की कमी किया गया, इसका पंजी प्रविष्टि करेंगे। तो जब भी मूल्य में कमी होगा तो पुनर्मूल्यांकन खाता ऊपर आएगा। तो हम लिख देंगे पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन, पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन, यहाँ पे इंग्लिश में है रिवैल्यूएशन अकाउंट विकलन, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता, इसी को बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को। पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन किससे, तो स्टॉक से। स्टॉक मतलब स्कंद खाता से और फर्नीचर खाता से, स्कंद खाता से और फर्नीचर खाता से। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है, अप्राप्य ऋण के लिए 5% संचिति का सृजन। तो अप्राप्य ऋण के लिए 5% संचिति मतलब ये क्या है, देनदारों पर
संचिति का निर्माण कर रहे हैं समझिए। तो देनदारों पर संचिति का निर्माण कर, तो 8,000 में 5%, 8 पंचे 40, कितना रुपये हो जाएगा? 400 रुपये। ठीक है, 8,000 का 5% निकालेंगे तो 400 रुपये आएगा। तो ये अप्राप्य ऋण के लिए संचिति। अप्राप्य ऋण क्या होता है? अप्राप्य मतलब जो प्राप्त नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ, किससे प्राप्त नहीं होगा? तो जो हमारे डेप्टर होंगे, जो हमको देंगे, उनसे ही तो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अप्राप्त ऋण संचिति के लिए 8,000 में 5% का क्या कर देंगे हम? प्रावधान कर दिए। तो हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको भी हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, रिजर्व फॉर डाउटफुल अकाउंट। मतलब यहाँ पे लिखेंगे डूबत ऋण संचय खाता से करके लिख देंगे। क्लियर है? जैसे पिछले वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो को देख लीजिए, उसमें मैंने समझाया है। इसको हम अलग से लिखते तो क्या लिखते? पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन देनदार संचय खाता से, या फिर लिख देते क्या? अप्राप्य ऋण। जैसा क्वेश्चन में दिया उसके हिसाब से लिख देंगे, तो अप्राप्य ऋण संचय खाता से। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देते? अप्राप्य ऋण, अप्राप्य ऋण संचय खाता से हो जाता है ऐसा। ठीक है, अब जितना का राशि रहेगा, जैसे कितना का राशि है? 8,000 का, तो यहाँ पर लिख देते 8,000, 8,000 गुणित जितना परसेंट, तो 5/100 तो निकल जाता। 8,000 में दो ठोकर जाता, तो 8 पंचे 40, यहाँ पे 400 रुपये आ जाता। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? 400 करके। ठीक है, पिछले वीडियो को आप देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन अप्राप्य ऋण संचय खाता से इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम आपके लिए जो है हिंदी में इसको बना करके, ये देखिए अभी जस्ट आपके लिए बनाया हूँ मैं। और यहाँ पर हमको पहला जो है पंजी प्रविष्टियों का रोकड़ खाता विकलन दीपक के पूंजी खाता से प्रीमियम ख्याति खाता से, यहाँ पर आप विवरण को लिख लीजिएगा। ठीक है, ख्याति की राशि और पूंजी की राशि और ख्याति की राशि लाने पर करके 13,500, जिसमें से 5500 रुपये दीपक का पूंजी का है और ख्याति की राशि 8,000 रुपये। क्लियर है? उसके बाद प्रीमियम के लिए हम लिखेंगे प्रीमियम ख्याति खाता विकलन आलोक के पूंजी खाता से और भूषण के पूंजी खाता से करके। तो प्रीमियम की राशि मतलब इस ख्याति की राशि को प्रीमियम खाता, सॉरी इसमें ख्याति आप जोड़ दीजिएगा। ठीक है, प्रीमियम ख्याति खाता विकलन आलोक के पूंजी खाता से और भूषण के पूंजी खाता। 8,000 रुपये की राशि है, इसको हमने 3:1 के अनुपात में बांटा। क्यों? क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया? 3:1 दिया है, इसलिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो होगा वह है पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन स्कंद खाता से, फर्नीचर खाता से, प्राप्य ऋण संचय खाता से। ये जो तीसरा नंबर का जो पॉइंट है, इसमें स्कंद और फर्नीचर का मूल्य कम हो गया और अप्राप्य ऋण के लिए क्या करना है? हमको संचिति बनाना है। ये अप्राप्य ऋण मतलब जो हमारे जो डेप्टर हैं उन लोग पैसा नहीं देंगे, तब तो अप्राप्त होगा ऋण जो हमने उधारी दिया है। तो उसके लिए हम मतलब डेप्टर में हमको क्या करना है? जो देनदार हैं, अधमण है, उसके ऊपर जो है हम ऋण संचिति बनाएंगे। मतलब 8,000 का 5% निकालेंगे तो 400 रुपया होगा, और उसी को हमने यहाँ पे अप्राप्य ऋण संचिति में लिखा। तो पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन स्कंद खाते से 1,000, फर्नीचर खाते से 100 रुपया और प्राप्त ऋण संचित खाते से 400 रुपया। देखिए स्कंद फर्नीचर में 10% मतलब यहाँ पे फर्नीचर 1,000, 1,000 का 10% मतलब 100 रुपया। और स्कंद कितना का है? स्कंद है 10,000 का। कितना का है? 10,000 का। 10,000 में जो है अगर 10% निकालेंगे तो 1,000 आएगा। तो हमने यहाँ पर देखिए 1,000 रुपये लिखा, और यहाँ पे फर्नीचर का 100 रुपया, और यहाँ पे अप्राप्य ऋण का 400 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद है भवन खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाते से, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है कि भवन 20% बढ़ाया जाएगा, मूल्य 20%। तो भवन का मूल्य कितना है? 12,500। 12,500 का 20% निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे 12,500 का 20% कितना हो गया? 2,500 रुपये हो गया। ठीक है, इसको कैसे निकाल लेंगे? 12,500 गुणित जो है 20/100 कर लीजिए, तो आ जाएगा यहाँ पे 0 काट दीजिए, 125 दोने तो 250 हो जाएगा, और 1 शून्य तो 1 शून्य लगा दिए तो 2,500 आ गया। यहाँ पे 2,500 लिख दिए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा भवन का मूल्य में वृद्धि होने पर। फिर पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन आलोक के पूंजी खाता से भूषण के पूंजी खाता से, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, उसके हिसाब से जो है हम क्या करेंगे? पुनर्मूल्यांकन जब खाता बनाएंगे उसके बाद इस पंजी प्रविष्टि को कर सकते हैं, या यहाँ पर से ही देख सकते हैं कि पुनर्मूल्यांकन से क्या हो रहा है। यहाँ पे जैसे 1,500 रुपये, लेकिन यहाँ पे 2,500, मतलब 1,000 का अंतर आ गया। यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन से जो है 2,500 रुपया। देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता नीचे में है, तो नीचे वाले में कौन कौन सा? एक ही ठो है केवल,
तो 2500 रुपये, और ऊपर वाले में कितना है, एक ठो है 1500 रुपये का, तो 2500 में 1500 माइनस करो तो 1000 का प्रॉफिट होगा। तो 1000 के प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, आलोक और भूषण के में बांट देंगे। इसको हम कैसे समझेंगे, इसको हम जो है 3:1 अनुपात में बांटे, और इसको हम ऐसे समझेंगे जब हम लाभ पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता में जो वृद्धि होता है, मूल्य में वृद्धि हो रहा है, तो बिल्डिंग के मूल्य में वृद्धि हो रहा है, मतलब भवन के मूल्य में वृद्धि हो रहा है, इसलिए लिख दिए भवन खाता को करके लिख दिया कितना, 2500 रुपया। ठीक है, बाकी जो 3 चीज़ें हैं, स्टॉक है, फर्नीचर है, उसके मूल्य में कमी हो रहा है, तो हमने यदि एक स्टॉक में 1000 रुपये और फर्नीचर में 100 रुपये कमी कर दिए। और डेप्टर, बैड डेप्टर से रिजर्व अकाउंट, मतलब अप्राप्त ऋण संचय खाता, डूबत ऋण संचय खाता लिखा है यहाँ पर, हम अप्राप्त ऋण संचय खाता तो उसको लिख दीजिए। ठीक है, अप्राप्त ऋण संचय खाता से करके 400 रुपया। ठीक, तो इधर का योग देखिए, इधर का योग कितना हो रहा है, 1500 रहा है, लेकिन इधर का योग 2500 में 1500 घटाया तो 1000, अंतर की राशि को हम यहाँ पे 1000 लिख दिए। टू कैपिटल अकाउंट, मतलब शाहजारों के पूंजी खाता से करके लिख देंगे, आलोक के पूंजी खाता से करके 750, भूषण के पूंजी खाता से 250। ये कौन सा अनुपात में बांटे, तो इसको हमने 3:1 के अनुपात में बांटा, जो अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है। ये देखिए, ये अनुपात दिया 3:1 किसी के अनुपात में हमने यहाँ पर बांट दिया उसको। ठीक है, तो केवल इतना ही करना है। हमारा संपत्ति मूल्य में वृद्धि होगा तो क्रेडिट पक्ष में, संपत्ति मूल्य में कमी होगा तो डेबिट पक्ष में, और जो देनदारों पर संचय है या अप्राप्त ऋण संचय बोला है तो यहाँ पर डेबिट पक्ष में आएगा, और लेनदारों पर संचय बोला है तो उसको यहाँ पे लिखेंगे हम क्रेडिट पक्ष में। ठीक है, दायित्व के मूल्य में कमी होगा तो इस तरफ लिखेंगे, दायित्व की वृद्धि होगा तो इस तरफ लिखेंगे। क्लियर, तो इस प्रकार से जो ये पुनर्मूल्यांकन खाता बनेगा। और इस जो यहाँ पर जो अंतर की राशि इधर लिखे, ये लाभ की राशि हो गई, क्योंकि संपत्ति के मूल्य में बढ़ा और उसके हिसाब से संपत्ति के मूल्य में कमी कम हुआ, तो अंतर यहाँ पर आया, इसलिए ये लाभ है, जिसको हम आलोक और भूषण के में जोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पंजी प्रविष्टि में पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन आलोक के पूंजी खाता से, भूषण के पूंजी खाता से करके लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे विकलन में है तो हम यहाँ पे इसको समाकलन में ही लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार लाभ होने पर, क्योंकि यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताया था कि यहाँ पे देखिए कि यदि क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक है, अर्थात शुद्ध लाभ की स्थिति में, यहाँ पे देखिए इधर 2500 है, इधर 1500 हो रहा है, इसको जोड़ेंगे तो 1000 अंतर की राशि इसको इधर लिखे। अब यही क्या है, क्रेडिट पक्ष का योग ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये वाला पंजी प्रविष्टि काम आएगा। क्रेडिट पक्ष का योग डेबिट पक्ष के योग से अधिक, अर्थात शुद्ध लाभ की स्थिति में पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन पुराने साझेदारों के पूंजी खाता से पुनर्मूल्यांकन पर शुद्ध लाभ को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में अंतरित किया गया, और इसी को हमने यहाँ पर पंजी प्रविष्टि किया है 1000 को। ठीक है, पुराना लाभ हानि अनुपात जो है 3:1 है, इसी में हमने 1000 को बांट दिया। तो बस इसी प्रकार से इसको बनाना है पुनर्मूल्यांकन खाते को, कोई विशेष नहीं है, सिंपल सा है, आसानी से समझ में आ जाने वाला है। तो आप भी बना सकते हैं इसको, एकदम इजी है। और आगे भी और बनाएंगे पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाना है और उसके पूंजी खाते किस प्रकार से बनाएंगे। एक उदाहरण के प्रश्न के बाद हम क्रियात्मक प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि किसका क्रियात्मक प्रश्न कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन को आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। ये दिया हुआ है, देखिए, मनीष और नवनीत एक फर्म में समान साझेदार हैं। वे दुर्गेश को फर्म में नया साझेदार बनाने का निश्चय करते हैं। 31 दिसंबर 1995 को मनीष और नवनीत का चिट्ठा निम्न प्रकार था, बोल रहा है। अब हमको चिट्ठा दिया हुआ है यहाँ पे, अब उसमें लिखा है कि दुर्गेश के प्रवेश के पूर्व निम्न समायोजन करने थे, निम्न समायोजन करना है बोल रहा है। उसमें क्या बोल रहा है कि संदिग्ध ऋण के लिए 300 रुपये का प्रावधान करना था। कितने रुपये का? 300 रुपये का। फर्नीचर 250 रुपये मूल्यांकित किया गया। विनियोग 400 रुपया, जो चिट्ठे में नहीं दर्शाया गया था पुस्तकों में दर्शाया गया। ठीक है, विनियोग क्या है तो एक इन्वेस्टमेंट है और ये संपत्ति पक्ष की ओर आता है। दुर्गेश पूंजी के 1000 रुपये और ख्याति के 1000 रुपये लाता है, जिसे मनीष और नवनीत आहरण कर लेते हैं। उपरोक्त से पंजी प्रविष्टियाँ और चिट्ठा बनाइए। तो हम इसका पंजी प्रविष्टि करेंगे और चिट्ठा भी बनाएंगे। ठीक है, तो हम इस प्रश्न को हम एक जो है ये जो प्रश्न है उसको हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए क्या होगा, पहले वाले का दुर्गेश के प्रवेश पर पूर्व निम्न समायोजन करने थे। पहला संदिग्ध ऋण के 300 रुपये का प्रावधान। ठीक है, फर्नीचर पर 250 रुपये मूल्यांकन और विनियोग पर 400 रुपया पुस्तकों में दर्शाया
दर्शाया है, मतलब जो चिट्ठे में नहीं दर्शाया गया उसको पुस्तकों में दर्शाया है, तो इसका भी पंजीपृष्टि होगा। फिर दुर्गेश पूंजी के लिए कितना लेके आ रहा है, 1000 रुपये, और ख्याति के लिए 1000 रुपये लेके आ रहा है, ठीक है। और मनीष और नवनीत इसको क्या कर लेते हैं, आहरण कर लेते हैं, ठीक है, आहरण कर लेते हैं, तो इसका भी हमको पंजीपृष्टि करना है, ठीक है। आहरण कर देना है मतलब निकाल लेते हैं, समझो, ठीक। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो पंजीपृष्टि होगा, पहला वाला पंजीपृष्टि होगा वो है इसका पहले करते हैं कि पूंजी लेकर के आया तो रोकड़ खाता विकलन दुर्गेश के पूंजी खाता से और ख्याति प्रीमियम खाता से, प्रीमियम ख्याति खाता से। तो हमारा ये हो जाएगा रोकड़ खाता विकलन दुर्गेश के पूंजी खाता से प्रीमियम ख्याति खाता से पूंजी और ख्याति की राशि नगद लाने पर। तो 2000 रुपये लेकर आया, 1000 रुपये पूंजी का था, 1000 रुपये ख्याति का, तो दोनों को हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। दूसरा जो होगा, इस प्रीमियम की राशि को पुराने साझेदारों में बांटेंगे, तो प्रीमियम ख्याति खाता विकलन मनीष के पूंजी खाते से नवनीत के पूंजी खाते, दो पुराने साझेदार हैं, ये देखिए पुराने साझेदार कौन कौन है, मनीष और नवनीत, और समान साझेदार हैं। समान साझेदार मतलब जो भी होगा उनका अनुपात होगा वो है 1:1 है, मतलब बराबर बराबर बांटेंगे। तो हमने इस 1000 को क्या कर दिया, 500 करके बांट दिया, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। तो ख्याति की राशि का पुराने साझेदारों को उनके त्याग अनुपात में वितरण। फिर तीसरा जो पंजीपृष्टि होगा वो है इसमें जो लिखा हुआ है पहला वाला समायोजन का संदिग्ध ऋण के लिए 300 रुपये का प्रावधान। ठीक, इसके पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, प्रश्न में लिखा क्या है कि जो मनीष और नवनीत है वो आहरण कर लेते हैं, इसकी राशि को, दोनों की राशि को क्या कर लेते हैं, आहरण कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये भी एक पंजीपृष्टि और हो सकता है, रोकड़ खाता मतलब मनीष का खाता विकलन, मनीष का पूंजी खाता विकलन, नवनीत का पूंजी खाता विकलन रोकड़ खाता से, क्योंकि आहरण करने की दशा में हमारा पंजीपृष्टि है यहाँ पर हमने पिछले जो इसमें का जो बिंदु है उसमें से हमने पढ़ा है। ये यहाँ पर देखिए, नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए प्रीमियम की राशि को पुराने साझेदार द्वारा निकाल लिया जाता है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, पुराने साझेदारों का पूंजी खाता विकलन रोकड़ या बैंक खाता से। ये तीसरा पंजीपृष्टि आप कर सकते हैं, ठीक है, तीसरा पंजीपृष्टि ये कर सकते हैं कि उसकी राशि को जो है प्रीमियम की राशि को निकाल लिया गया, ठीक। ये तीसरा पृष्ठि इस प्रकार से हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट भी पंजीपृष्टि कर सकते हैं, कैसे, जैसे इसमें लिखा है कि रोकड़ खाता विकलन जो यहाँ पर जैसे हमने लिखा क्या, रोकड़ खाता विकलन दुर्गेश के पूंजी खाता प्रीमियम ख्याति खाता से, अब हम डायरेक्ट मनीष का खाता विकलन नवनीत का खाता विकलन रोकड़ खाता से करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पे लिखा एक पंजीपृष्टि और आपका यहाँ पर करना होगा, वो है क्या कि मनीष का पूंजी खाता विकलन और नवनीत का पूंजी खाता विकलन रोकड़ खाता से करके लिख दीजिएगा, ठीक है। एक पंजीपृष्टि और छूट गया इसमें, उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर है इसके बाद पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन संदिग्ध ऋण संचय खाता से 300 रुपये 300 रुपया। तो यहाँ पर कहाँ से आया, तो ये है संदिग्ध ऋण के लिए 300 रुपये का प्रावधान करने के लिए बोला है। इसी संदिग्ध ऋण के लिए जो प्रावधान है 300 का, उसके लिए हमने यहाँ पे पंजीपृष्टि किया पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन संदिग्ध ऋण संचय खाता से या डूबत ऋण आयोजन खाता से करके भी लिख सकते हैं, ठीक। ये देनदारों पर होता है, किस पर होता है, देनदारों पर, ठीक। यहाँ पे लेकिन राशि दे दिया तो हमको अलग से कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, इसमें आप लिख लीजिएगा विवरण में कि संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान करने पर। फिर है फर्नीचर, जो है फर्नीचर 250 रुपये मूल्यांकित किया गया, प्रश्न में फर्नीचर 250 रुपये मूल्यांकित किया गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्नीचर पहले कितने का था, पहले था 400 का, अब कितने का हो गया 250, मतलब 400 में 250 को माइनस करेंगे तो 150 रुपये आएगा, मतलब 150 रुपये कमी हो गया, 150 रुपये की फर्नीचर में कमी हो गया, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता ऊपर चला जाएगा। तो पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन फर्नीचर खाता से फर्नीचर के मूल्य में कमी 150 रुपये, तो यहाँ पे 150 लिखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट को देखेंगे, विनियोग 400 रुपये, जो कि चिट्ठे में नहीं दर्शाया गया, पुस्तकों में दर्शाया गया है, तो इसको हमको लिखना है। तो क्या लिखेंगे, विनियोग से हमारे संपत्ति में वृद्धि होगी, इसलिए पुनर्मूल्यांकन खाता नीचे जाएगा, विनियोग खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से 400 रुपये, यहाँ पे 400 विनियोग का लेखा करने पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमने पंजीपृष्टि सारा चीज़ कर लिया, यहाँ पर पंजीपृष्टि जो दिया था वो सारे चीज़ों को कर लिया। अब हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। अब पुनर्मूल्यांकन खाता तो यहाँ पे बनाने के लिए नहीं बोला है, तो हम पुनर्मूल्यांकन खाता अगर नहीं बनाए हैं तो कैसे हम निकालेंगे कि इसमें पुनर्मूल्यांकन से लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो देखते जाइए, पहले में तो ये ख्याति से संबंधित था, ये रोकड़ लाया ख्याति के लिए और पूंजी के लिए और उसको हमने वितरण कर दिया। लेकिन यहाँ पर से पुनर्मूल्यांकन मतलब पुनर्मूल्यांकन खाते का जो पंजीपृष्टि वो है, तो यहाँ पर 1 2 3
3 ठो पंजी प्रविष्टि जो है पुनर्मूल्यांकन का है, ठीक है। इसी को हमको ध्यान में रखना। देखिए यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन खाता विकलन में है 300, यहाँ भी विकलन में है 150। तो जो विकलन में है उसको अलग से जोड़ लेंगे तो 300 और 150 कितना हो गया 450 रुपये, ठीक है, विकलन वाले का। अब पुनर्मूल्यांकन खाता देखिए समाकलन में एक ठो है, केवल कितना है 400 रुपया, कितना है 400। तो यहाँ पे देखिए समाकलन वाले को अलग जोड़ लेना है और विकलन वाले को अलग जोड़ लेना है। तो विकलन पुनर्मूल्यांकन वाले में टोटल जोड़े तो ये 150 और 300 तो 450 हो गया, और इधर हम जोड़े तो 400 रुपया हो गया, ठीक है। 400 रुपया पुनर्मूल्यांकन समाकलन का, मतलब समाकलन का शेष 400 है, विकलन का शेष 450 है। ये समाकलन का है और ये विकलन का है। डेबिट और क्रेडिट, तो क्रेडिट पक्ष का योग कम है और डेबिट पक्ष का योग अधिक, मतलब डेबिट पक्ष का योग अधिक है तो हम इसमें से इसको घटाएंगे 400 का तो 50 रुपया आएगा, ये हानि होगा। क्यों? क्योंकि डेबिट पक्ष का योग अधिक रहता है तो हम हानि बताते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा भी है कि अगर डेबिट पक्ष का योग, यहाँ पे पुनर्मूल्यांकन में देखिए यहाँ पे पढ़ा है कि यदि डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट पक्ष के योग से अधिक है अर्थात शुद्ध हानि की स्थिति में, तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से। तो हमने वही किया, मनीष का पूंजी खाता विकलन, नवनीत का पूंजी खाता विकलन पुनर्मूल्यांकन खाता से। यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन खाता से हो जाएगा। और ये जो 50 रुपये है, इस 50 रुपये का हानि को हमने क्या कर दिया, बांट दिया, आधा आधा बराबर, क्योंकि समान साझेदार है इसलिए 25-25 रुपये आ गया और यहाँ पे हमने 50 रुपया लिख दिया, ठीक है। और इसका अगर हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएं तो ये भी सिंपल है। इसको आपको पुनर्मूल्यांकन खाता एक बना करके बता देता हूँ। पुनर्मूल्यांकन खाता, ये देखिए सिंपल से एक लाइन लकीर छोटा सा खींच करके मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनेगा। ये देखिए विवरण राशि होता है। अब यहाँ पर एक है कि किसमें विनियोग को लिखे, तो यहाँ पर लिख देंगे विनियोग खाता लिख दिया, कितना का 400 रुपये का वृद्धि हुआ। इधर हो जाएगा संदिग्ध ऋण आयोजन हो जाएगा, आयोजन या डूबत ऋण आयोजन भी लिख सकते हैं। और एक है क्या है फर्नीचर खाता, जिसके मूल्य में कमी होगा, फर्नीचर खाता। तो यहाँ पे संदिग्ध ऋण के लिए कितना था 300 रुपये का और यहाँ पे 150, अब इतना ही है। तो इधर देखिए 400 और इधर 450, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पूंजी खाता को करके लिख दो। इसमें कौन कौन है, तो एक है मनीष और नवनीत। तो कितना रुपये का अंतर, 50 रुपये का। इस 50 रुपये का अंतर को यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे 25 और ये 25, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 450 और यहाँ पे भी 450। ये हो गया पुनर्मूल्यांकन खाता बन गया, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन खाता बन गया, ये ऐसे बन जाएगा पुनर्मूल्यांकन खाता, सिंपल है, ठीक है। इसमें कोई तामझाम करने वाली बात नहीं है, सिंपल से बन जाएगा। अब हम इसका चिट्ठा बनाते हैं, चिट्ठा को समझते हैं। चिट्ठा में क्या होता है, तो चिट्ठा में हमको जो प्रश्न में दिया होगा उसी के हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। तो चिट्ठा में देखिए यहाँ पर चिट्ठा में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रोकड़ देनदार स्कान फर्नीचर मशीन, इसको हमको एज इट इज लिखना है। रोकड़, जैसे रोकड़ में कितना दिया था 600 रुपया, लेकिन नवनीत ने और लेके आया, कितना रुपये लेके आया, ख्याति की राशि 1000 रुपये लेके आया। तो ख्याति की राशि को हमने यहाँ पे जोड़ दिया 1000, ठीक है। 1000 रुपये यहाँ पे ख्याति की राशि को जोड़ दिया, क्लियर है, ठीक है। ख्याति की राशि को जोड़ दिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ख्याति करके अलग से लिख सकते हैं। ख्याति करके यहाँ पे 1000 रुपये, यहाँ पे 1600 ना, यहाँ पे रोकड़ का 600 है, 1000 रुपये यहाँ पर ख्याति का अलग से लिख सकते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। ख्याति की राशि लेकर आया 1000 रुपये लिख दिए। अब यहाँ पे या फिर रोकड़ में इसको जोड़ देंगे, क्योंकि रोकड़ की राशि लेके आया, ख्याति के रूप में क्या लेके आया, रोकड़, मतलब रोकड़ लेके आया, इसलिए हमने यहाँ पे रोकड़ में जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 1600 रुपया हो गया, क्लियर। ख्याति को लिखना नहीं है, केवल रोकड़ लेकर के आया उसके ख्याति के रूप में, तो हम यहाँ पर रोकड़ में उसको ऐड कर देंगे, ख्याति को लिखेंगे नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा। था ना, थोड़ा सा मेरे से भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो इसको याद रखिएगा कि रोकड़ में जोड़ना है इस ख्याति की राशि को। तो हमारा 1600 रुपये हो गया। अब देनदार जो है वो कितने का है, देनदार है हमारा 1500 रुपये का, कितने का है 1500 रुपये का है
देनदार, तो हमारा देखिए 1500 रुपये का देनदार, लेकिन संदिग्ध ऋण के लिए आयोजन करने को बोला 300 रुपया, तो 1500 में 300 माइनस कर देंगे क्योंकि आयोजन करना है मतलब उसमें घटाना पड़ेगा, तो हमारा कितना का हो गया 1200 रुपये का हो गया। और फिर आगे बढ़ेंगे तो स्टॉक दिया हुआ है, तो स्टॉक में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1400 है तो 1400 हम लिख देंगे स्कंद का। फर्नीचर 400 का है लेकिन फर्नीचर में कमी हो गया, माइनस कर दिए 150 रुपये को, तो हमारा 250 रुपये का मूल्यांकन ये प्रश्न में जैसा लिखा है उसके हिसाब से देखिए फर्नीचर में 250 रुपये मूल्यांकन मतलब 250 रुपये यहाँ पे होना चाहिए, तो हमने 250 रुपये कर दिया। अब मशीनरी में देखिए मशीनरी कितना का 1000 का है, तो हम मशीनरी में 1000 लिख दिया, इसमें कोई समायोजन नहीं इसलिए ऐसा ही रहेगा। विनियोग का पुस्तकों में लिखा नहीं था, सॉरी पुस्तकों में नहीं, चिट्ठे में नहीं दर्शाएगा, तो चिट्ठे में दर्शाएंगे ना इस 400 रुपये विनियोग को, तो संपत्ति पक्ष में आएगा विनियोग 400 रुपया, ठीक है। उसी प्रकार इधर आइए समाकलन दायित्व पक्ष में, तो लेनदार दिया है और देय पत्र दिया है 1000, तो हमने लेनदार और देय पत्र लिख दिया 1000। अब पूंजी खाते से, तो देखिए पूंजी खाते में राशि कितना दिया, मनीष का 1700 और नवनीत का 1200, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मनीष का 1700 रुपये की राशि है लेकिन हानि हुई, कितने की हानि हुई 25 रुपये की हानि हुई ना। इस 25 रुपये की राशि जो है पूंजी खाते में अंतरित किया, मतलब इतना राशि पूंजी खाते में से कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हानि है, पुनर्मूल्यांकन से हानि 25 रुपये, उसको हम उस खाते से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो मनीष के पूंजी खाते में 1700 है, 1700 से 25 रुपये कम कर दिए तो क्या हो गया 1675 रुपये। उसी प्रकार नवनीत में 1200 रुपये है, 1200 में 25 कम कर दिए तो 1175 हो जाएगा। अब दुर्गेश जो है, दुर्गेश पूंजी के रूप में राशि लेके आया ना 1000, तो उसको भी लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से तीनों का अगर जोड़ेंगे तो 3000 और कितना 700 800 3800 कितना हो रहा है 50 रुपये, ठीक है। 3850 हमने यहाँ पर लिख दिया, ये हो गया। और इधर का भी हम अब योग लगाएंगे तो हमारा कितना हो रहा है 5850, इधर भी 5850 हो रहा है, मतलब दोनों पक्ष का योग अगर बराबर है मतलब चिट्ठा आपका सही बना है, ठीक है। दोनों पक्ष का योग बराबर होना चाहिए तभी आपका चिट्ठा जो है सही कहलाएगा, मतलब जो चिट्ठा है वो सही बनता है, दोनों पक्ष का योग अगर बराबर है। और इस प्रकार जो है हमको बनाना है, इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखना है कि पूंजी खाते में अगर लाभ होगा तो पूंजी में जुड़ जाएगा और हानि होगी तो पूंजी में माइनस हो जाएगी, और जो नया शेयरदार है उसकी भी पूंजी को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। इसका समायोजन करना ना भूलिएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे जो आयोजन है उसको भी हमको ध्यान में रखना है, जिसमें समायोजन के लिए बोला गया उस चीज़ों को विशेष ध्यान में रखना है, उन सारे चीज़ों का हमको क्या करना है समायोजन करते हुए चलना है, ठीक है। और जो यहाँ पे दुर्गेश ने 1000 रुपये ख्याति की राशि लेकर के आया है, तो 1000 रुपये जो ख्याति की राशि लेकर के आया है उसको हमको रोकड़ में ही जोड़ के लिखना है, ना कि ख्याति के रूप में दर्शाना है। इस चीज़ को मेरे से भी मिस हो रहा था, इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। रोकड़ के रूप में लेके आया है ना वो, इसलिए हम 1000 रुपये रोकड़ में जोड़ दिए, ठीक, क्लियर है। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका पंजीपृष्टि, और इसका पंजीपृष्टि जो इसी प्रकार से होगा, इन दोनों को ही लिखिएगा और उसके बाद ये सारे पंजीपृष्टि को आप कर सकते हैं, क्लियर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमने अभी 42 का ए को बनाया, अब क्वेश्चन नंबर 42 का बी को जो है नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।